दोस्तों, इस वीडियो में मैं वोडाफोन आइडिया के जो 2 दिन पहले जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उसके बारे में कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ। मैंने अपने नज़रिए से जो रिजल्ट्स के इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरा जो एनालिसिस है उसके क्वार्टरली प्रोग्रेस के बारे में वो मैं आने वाले 4 स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। इसके पहले मैंने जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो वीडियोस बनाए थे, जो उसके सर्वाइवल चांसेस के ऊपर हो या उसके एजीआर ड्यूज के पेमेंट वो कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर, वो आपके मेरे चैनल के हिस्ट्री में मिल जाएंगे। वो आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे। तो अगले 4 स्लाइड्स अभी शुरू करता हूँ, रिजल्ट से लेके मेरे एनालिसिस तक। ओके, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स का कंपैरिजन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टोटल इनकम से। टोटल इनकम में वोडाफोन आइडिया ने 4.7% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है, जो मेरे हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेशन से स्लोअर है। फ्रैंकली, दिसंबर क्वार्टर में जब उन्होंने टैरिफ हाइक, दिसंबर के महीने में जब उन्होंने टैरिफ हाइक अनाउंस किया था, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उसका थोड़ा पोर्शन तो मार्च क्वार्टर में हेल्दी दिखेगा। टैरिफ हाइक तकरीबन 40 to 50% का था। ओके, लेकिन पूरा का पूरा ट्रांसलेट रेवेन्यू में होने के लिए कम से कम 3 क्वार्टर्स तो लगेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो पहले क्वार्टर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 10 to 15% का ग्रोथ दिखेगा, लेकिन मैं उस मामले में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। सिर्फ 4.7% का रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है। हो सकता है कुछ के हिस्सा उसका कोरोना को भी ब्लेम जा सकता है, क्योंकि मार्च के महीने में जब से कोरोना शुरू हुआ तब से हो सकता है दुकानें बंद हो गई थी, रिचार्जेस अवेलेबल नहीं थे इजीली, उसकी वजह से भी हो। और कुछ पोर्शन हो सकता है कि मेरे जैसे कई कस्टमर्स ने दिसंबर में जब टैरिफ हाइक अनाउंस हुआ तभी पूरे 1 साल के रिचार्जेस कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस वजह से उनको रेवेन्यू ग्रोथ जो मार्च क्वार्टर में दिखा वो काफ़ी लिमिटेड था, सिर्फ 5% से 5% का ही ग्रोथ मिला। फिर भी उन्होंने कॉस्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया, उनके कॉस्ट कंट्रोल अच्छा दिख रहा है, तो उसकी वजह से एबिटा जो आप देख सकते हैं उसमें तकरीबन 22% का ग्रोथ हुआ है। जो फिगर आप 3712 से लेके 4546 करोड़ का जो दिख रहा है, वो फिगर एक्चुअली एबिटा जो है वो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। उसमें कैसा है कि जो लीज रेंटल्स है, जो टावर कंपनीज को वो लोग रेंटल पे करते हैं, तो वो रेंटल वो कॉस्ट में अभी नहीं गिन सकते, वो अमाउंट उनको डेप्रिसिएशन में गिनना पड़ता है। तो उस वजह से एबिटा जो है वो एक्चुअली रियल एबिटा नहीं है। रियल एबिटा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है उसमें लीज रेंटल्स का भी एक्चुअली हिसाब होना चाहिए, लेकिन कंपनी वो भी डिक्लेयर करती है उनके नोट्स में। एबिटा उनके हिसाब से जो है लीज रेंटल्स के बाद वो तकरीबन 2300 करोड़ का है मार्च क्वार्टर में, यानी कि अगर हम हिसाब लगाए तो तकरीबन 2000 से लेके 2200 करोड़ का तकरीबन लीज रेंटल है जो डेप्रिसिएशन में काउंट हुआ है। ओके, सो एबिटा, रियल एबिटा जो है वो तकरीबन 2300 करोड़ के नज़दीक है, और ये भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है कॉस्ट कंट्रोल की वजह से। अब आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि जब रेवेन्यू ग्रोथ फास्टर दिखेगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये रेवेन्यू ग्रोथ का सिलसिला जो है, ये टैरिफ हाइक का जो ट्रांसलेशन है वो अगले 2-3 क्वार्टर्स में हेल्दी दिखने की उम्मीद है। तो उसमें एबिटा का ग्रोथ और भी बेटर हो सकता है। ये जो 4500 का फिगर हम देख रहे हैं वो अगले 3 क्वार्टर्स में हो सकता है 5500 से लेके 6000 करोड़ के रेंज में चला जाए। साथ ही साथ वो कॉस्ट के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से 5500 to 6000 का रेंज दिखेगा दिसंबर क्वार्टर तक। इंटरेस्ट का फिगर फिर से 12% इंक्रीज हो गया है, और ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग भी है। इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो ये रियल एबिटा जब तक 4000 करोड़ का नहीं हो जाता तब तक ये कंपनी कैश प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकती, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट ही इतना बड़ा है। उनका जो रिपोर्टेड एबिटा है वो 6000 करोड़ के नज़दीक जब पहुंचेगा तब हो सकता है कि वो इंटरेस्ट कॉस्ट कवर करके कुछ कैश प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकेगी ये कंपनी। तब तक वो कैश लॉस में ही रहेगी, तो हमें 2-3 क्वार्टर्स का और समय लग सकता है इस कंपनी को एक्चुअल कैश प्रॉफिट पहुंचने तक।
डेप्रिसिएशन का तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उनका कैपेक्स भी चालू है, ऊपर से लीज रेंटल्स का अमाउंट भी अभी डेप्रिसिएशन में काउंट हो रहा है, और कैपेक्स जैसे ही कम होगा वैसे ही डेप्रिसिएशन का फिगर धीरे धीरे कम होता जाएगा। टोटल कस्टमर बेस 4% से ड्रॉप हो गया है, ये उसका शायद स्लोएस्ट ड्रॉप है, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में ये ड्रॉप शायद ना हो और धीरे धीरे कस्टमर गेन करना वो शुरू करेगा। हो सकता है जून क्वार्टर के बाद, यानी कि सितंबर क्वार्टर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया कस्टमर गेन करना शुरू करेगा। ज़्यादातर कस्टमर्स जो वोडाफोन आइडिया की सर्विस छोड़ के गए वो मेनली 2G या वॉइस कॉल कस्टमर्स थे, और उसकी वजह से मिनट्स ऑन द नेटवर्क कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर टू क्वार्टर धीरे धीरे गिरते आया है, और ये ट्रेंड हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स भी चालू रहेगा। ज़्यादा फोकस कंपनी का डेटा वॉल्यूम पे है, और डेटा वॉल्यूम की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ज़रूरी है, और वो इस क्वार्टर में भी यानी कि मार्च क्वार्टर में भी तकरीबन 8% की है। मेरे हिसाब से ये ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम है, क्योंकि एयरटेल ने तकरीबन 15 या 16% का ग्रोथ दिखाया था डेटा वॉल्यूम में, तो हम लोग उम्मीद कर सकते थे कि वोडाफोन आइडिया भी 10 to 12% की ग्रोथ दिखाए, लेकिन 8% फिर भी अच्छी है, लेकिन कंपटीशन के मुकाबले कम है। अगले स्लाइड में मैं अभी कुछ और ऑपरेटिंग नंबर्स जिसका मैंने क्वार्टरली प्रोग्रेस में ट्रैक करते आया हूँ वो डिस्कस करेंगे। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर जो है वो सितंबर 2019 में 2018 में हुआ था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19 के सेकेंड क्वार्टर में कंप्लीट हुआ था। तो उस वक्त से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जिसका प्रोग्रेस क्वार्टर टू क्वार्टर ट्रैक करते आया हूँ, ये चेक करने के लिए कि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होने के बाद उनका प्रोग्रेस जो है वो एस्टिमेटेड लाइंस पे जा रहा है कि नहीं। तो आपके सामने वो डेटा पॉइंट्स मैंने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला आप देखिए वीएलआर बेस यानी कि एक्टिव सब्सक्राइबर बेस। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसमें गिरावट जो थी वो एक्सपेक्टेड थी, और एक्सपेक्टेड लाइंस के हिसाब से ही चलती आई है। 400 मिलियन के ऊपर का नंबर था तब जब मर्जर हुआ था, और वो फिगर गिरते गिरते अभी 300 मिलियन के थोड़ा सा नीचे आ गया है, और ऐसे उम्मीद है मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये और ज़्यादा नहीं गिरेगा। क्वार्टर 4 में जो अभी 294 मिलियन का हम लोग फिगर देख रहे हैं, हो सकता है अभी फर्स्ट क्वार्टर 2005 फाइनेंशियल ईयर 21 का जो फर्स्ट क्वार्टर अभी चालू है या जस्ट खत्म हो गया है, उसमें हो सकता है ये नंबर और ज़्यादा ना गिरे, 294 से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, और अगले क्वार्टर से यानी कि सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नंबर धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएगा। दूसरा फिगर पॉइंट देख रह सकते हैं कि 4G यूजर बेस, अभी 4G यूजर बेस 65 मिलियन से 104 मिलियन तक आ गया था दिसंबर क्वार्टर तक। वो काफी हेल्दी ग्रोथ और अच्छा ग्रोथ था। सरप्राइजिंगली मार्च क्वार्टर में ग्रोथ सिर्फ 1.4 मिलियन का था, वो एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। मैं समझ रहा था कि कम से कम 5 to 8 मिलियन का हर क्वार्टर का एडिशन 4G यूजर बेस में चालू रहना की एक्सपेक्टेड था। पता नहीं ये क्यों सिर्फ 1.4 मिलियन रह गया। हो सकता है अगले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिखे, कोविड की वजह से भी हो सकता है कि कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में हम 5 to 8 मिलियन का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4G यूजर बेस में। डेटा वॉल्यूम थोड़ी देर पहले मैंने ऑलरेडी बताया कि उसकी ग्रोथ ट्रेंड जो है वो स्टेडी है और अच्छी चल रही है। कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हेल्दी है। वॉइस मिनट्स के बारे में भी मैंने बताया कि वो गिरते आ रहा है धीरे धीरे, और वो हो सकता है और कुछ क्वार्टर्स भी गिरते रहे। टोटल इनकम के कंपैरिजन में भी देखिए कि उनका भले ही एक्टिव यूजर बेस का फिगर कंसिस्टेंटली गिरते आया है, लेकिन उनका जो टोटल इनकम का फिगर है वो उतना नहीं गिरा है। बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, और पिछले 2 क्वार्टर्स में अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट भी दिखा रहा है। वो मेनली टैरिफ हाइक की वजह से है। यूजर बेस तो थोड़ा तो गिरते ही जा रहा है, लेकिन टैरिफ हाइक की वजह से आने वाले 3-4 क्वार्टर्स और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टोटल इनकम का फिगर धीरे धीरे ग्रो करते जाएगा। और इसके साथ अगर कंपनी का एक्टिव यूजर बेस का नंबर भी धीरे धीरे अगर ग्रो करने लगे तो उसको ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिल सकता है, और इनकम ग्रोथ रेट हम लोग फास्टर रेट से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, यानी कि ये जो जुलाई में अभी जो क्वार्टर शुरू हुआ है, इस क्वार्टर से वोडाफोन आइडिया का एक्टिव यूजर बेस धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। हो सकता है 1% 2% के रेट से ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करे, लेकिन वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। और उसके साथ ये टैरिफ हाइक का जो इम्पैक्ट आएगा वो और ज़्यादा रेवेन्यू को ग्रोथ मोमेंटम दे सकता है। हो सकता है हम 5 to 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी कुछ क्वार्टर्स के लिए देख सकें। इस स्लाइड में आप कंपनी के एक्सपेंसेस के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसका क्वार्टर टू क्वार्टर प्रोग्रेस देख सकते हैं। मैंने जानबूझ के फिगर्स जो है वो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2019 से सामने रखे हुए हैं। फर्स्ट क्वार्टर 2019 फाइनेंशियल ईयर 2019 जो था वो उसमें सिर्फ आइडिया सेल्युलर के नंबर्स है, उसमें वोडाफोन के मर्जर के नंबर्स का इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। वो मर्जर हुआ 31 अगस्त 2018 में, यानी कि सेकेंड क्वार्टर का ऑलमोस्ट लास्ट मंथ शुरू होने वाला था तब आया। तो उसके बाद से जो फिगर्स है वो मर्जर के इम्पैक्ट की वजह से बढ़ गए हैं। तो हमें कंपैरिजन के लिए मैं अभी ये सारे पॉइंट्स में से सिर्फ एक या दो चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला देखिए एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस तब फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2019 में 392 करोड़ था, जो सिर्फ आइडिया सेल्युलर के का एम्प्लॉय कॉस्ट था। उसके बाद वो नंबर बढ़ते बढ़ते 729 करोड़ तक गया मार्च क्वार्टर में, उसी फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में, जब उसका मर्जर का पूरा इम्पैक्ट आ चुका था और इसमें वोडाफोन के एम्प्लॉयज और आइडिया सेल्युलर के एम्प्लॉयज दोनों के मिला के था। उसके बाद से अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली वो लोग एम्प्लॉय कॉस्ट घटाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि मार्च क्वार्टर में, अभी का जो मार्च क्वार्टर खत्म हुआ, उसका एम्प्लॉय कॉस्ट का फिगर सिर्फ 321 करोड़ पे आ गया है, जो उस वक्त के आइडिया सेल्युलर के अकेले के एम्प्लॉय कॉस्ट से भी कम है। अभी ये मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें अभी हमें डेटा पॉइंट पता नहीं है कि उन्होंने क्या काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को इसी क्वार्टर में फायर कर दिया है क्या, या सैलरी को क्यों इतना कॉस्ट बिल कम हो गया है उनका। हो सकता है कुछ वेंडर्स के जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ थे वो उनको बंद कर दिया उन्होंने सर्विसेज, पता नहीं। लेकिन उनका एम्प्लॉय कॉस्ट 300 करोड़ से ऑलमोस्ट कम हो गया है एक क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर में 611 था और अभी मार्च क्वार्टर में 321 पे आ गया है। अगले क्वार्टर के नंबर पे पता चलेगा कि ये सिर्फ वन ऑफ था क्या। दूसरा पॉइंट देखिए नेटवर्क एक्सपेंडिचर और आईटी आउटसोर्सिंग कॉस्ट। तो इसमें भी उस वक्त जब आइडिया सेल्युलर अकेला था तब वो कॉस्ट 2600 करोड़ के नजदीक था। फिर मर्जर की वजह से दोनों नेटवर्क्स का कॉस्ट का बर्डन आ गया और उसकी वजह से वो कॉस्ट बढ़ के सडनली 5500 करोड़ के ऊपर चला गया दिसंबर 2018 के क्वार्टर में। उसके बाद इंटीग्रेशन का काम जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होते गया वैसे वैसे उनका नेटवर्क एक्सपेंडिचर का कॉस्ट धीरे धीरे कम होते गया, एक्सपेक्टेड है। अभी फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 20 में, यानी कि जो ईयर खत्म हुआ उसके फर्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि नंबर सडनली 5100 करोड़ से 3000 करोड़ के अंदर आ गया। ये 2000 करोड़ का जो ड्रॉप है वो पूरा इंटीग्रेशन की वजह से नहीं था। इसमें मेनली क्या था कि लीज एक्सपेंसेस जो थे, लीज रेंटल्स थे जो टावर कंपनी को उनको देना पड़ता था, वो कॉस्ट अभी नेटवर्क एक्सपेंडिचर के खर्चे में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लीज रेंटल्स जो है वो डेप्रिसिएशन में काउंट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसी पीरियड में डेप्रिसिएशन का फिगर जो है वो तकरीबन 1500 करोड़ से जंप हो गया है। तो ये जो जंप है वो लीज रेंटल की वजह से है और वो फिगर जो है वो यहाँ से कम हो गया है नेटवर्क एक्सपेंडिचर के फिगर से। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें कि कंसिस्टेंटली 3000 करोड़ से धीरे धीरे कम करते करते अभी मार्च क्वार्टर में वो फिगर 2600 करोड़ के अंदर आ गया है। हो सकता है थोड़ा और भी कम हो जाएगा आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में। डेप्रिसिएशन का फिगर भी स्टेडी है 6000 करोड़ के आसपास, वो भी हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स के बाद धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं थोड़े बहुत, यूसेज के हिसाब से, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से वगैरह, तो उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये 3 चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कॉस्ट के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रिजल्ट्स के साथ ही उन्होंने कुछ नोट्स में दिया था कि एजीआर लायबिलिटी जो है उन्होंने मार्च 2020 का कैलकुलेट किया है
मार्च 2020 तक का कैलकुलेट किया है, और वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैक्सिमम 46,000 करोड़ का आएगा। ये फिगर जो है वो हम लोग जो मीडिया में पढ़ते आए, पेपर्स में पढ़ते आए कि वो 53,000 करोड़ है या 58,000 करोड़ है, उससे काफ़ी कम है। 46,000 करोड़ का फिगर कंपनी ने, और वो भी मार्च 2020 तक। जो 53,000 करोड़ का फिगर हम मीडिया में पढ़ रहे थे वो 2 साल पहले तक का फिगर था। डीओटी ने उसके बाद के क्लेम्स अभी तक डाले नहीं थे, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर दिए मार्च 2020 तक, और उनके हिसाब से मैक्सिमम लायबिलिटी जो है वो 46,000 करोड़ की जाएगी। उसमें से ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का उन्होंने पेमेंट मार्च क्वार्टर में कर दिया है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगर अलाउ किया तो हर क्वार्टर वो थोड़ा थोड़ा पेमेंट उसकी तरफ करते आएंगे। एजीआर लायबिलिटी के अलावा कंपनी ने एक और उनका सुप्रीम कोर्ट में जो केस चालू था, वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज। ये बेसिकली क्या है बता देता हूँ जल्दी से। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन तीनों ऑपरेटर्स को उस वक्त जब स्पेक्ट्रम जो है वो सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से दिया जाता था, तो उस वक्त उनको 6.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर भी स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ था काफ़ी सारे सर्कल्स में। तो वो स्पेक्ट्रम उस टाइम सिर्फ सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से एलोकेट हुआ, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह गवर्नमेंट ने नहीं लिया था। तो उसका बाद में उन्होंने डिमांड डाला कि एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वो केस भी काफ़ी सालों से कोर्ट में चल रहा था, और अभी शायद उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको उसका भी पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा दिख रहा है। तो उसके लिए भी कंपनी ने 3,800 करोड़ का प्रोविजन रिजल्ट्स में कर दिया है। तो वो आने वाले क्वार्टर्स में भले ही वो पेमेंट उनको करना पड़े तो भी वो रिजल्ट में नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि मेजॉरिटी जो लॉस, नेट लॉस के जो फिगर्स का रीजन था, जो प्रोविजनिंग्स थे, वन टाइम राइट ऑफ्स थे, यानी कि नेटवर्क इंटीग्रेशन कॉस्ट हो, जो उनको 3G इक्विपमेंट उनको राइट ऑफ करना पड़ा वो हो, या ये सारे प्रोविजंस हो जो एजीआर लायबिलिटी या वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज की लायबिलिटी हो, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे राइट ऑफ्स जो प्रोविजनिंग्स जो होने थे वो अभी मार्च क्वार्टर में खत्म हो चुके हैं। इसके आगे हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़े वन टाइम राइट ऑफ्स ना हो, सिर्फ थोड़ा बहुत नेटवर्क इंटीग्रेशन का काम जो बाकी है उसके रिलेटेड कॉस्ट थोड़ा बहुत और 2-3 क्वार्टर्स में आएगा। उसके बाद हो सकता है हम लोग एक्चुअल ऑपरेटिंग नंबर्स पे ध्यान दे सकेंगे। जो बड़े बड़े नेट लॉस के फिगर्स दिखते आए हैं वो शायद नहीं दिखेंगे। दूसरी बात, मेरे हिसाब से, मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से मैं समझता हूँ कि वोडाफोन आइडिया कैश प्रॉफिट जनरेट कर सकता है अगर उनका क्वार्टरली रेवेन्यू तकरीबन 14,000 करोड़ के नज़दीक, 14,000 करोड़ के नज़दीक पहुंच जाए या उसके आगे चला जाए। तो कैश प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। आज कंपनी का जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे वो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे, और ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में, दिसंबर क्वार्टर तक, हम लोग वोडाफोन आइडिया का टोटल इनकम का, क्वार्टरली टोटल इनकम का फिगर 14,000 करोड़ के आसपास देखेंगे, और उस वक्त कंपनी अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कवर करके थोड़ा बहुत कैश प्रॉफिट रिपोर्ट करने की हालत में रहेगी। दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि अभी तक वोडाफोन आइडिया हर क्वार्टर सब्सक्राइबर्स लूज करते आया है। हो सकता है इस फर्स्ट जो जून क्वार्टर खत्म हुआ उसमें, या फिर जो अभी नया क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर शुरू हो गया, उस वक्त से वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर्स गेन करना शुरू करेगी, और ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा एक्टिव सब्सक्राइबर बेस नंबर पे। टोटल सब्सक्राइबर बेस नंबर उतना मायने नहीं रखता, ये VLR बेस यानी कि एक्टिव सब्सक्राइबर बेस नंबर मेरे हिसाब से ज़्यादा मायने रखता है, और उसका प्रोग्रेस मैं ट्रैक करते रहूँगा क्वार्टर टू क्वार्टर। मेरे एक्सपेक्टेशन है कि वो नंबर अभी और ज़्यादा नहीं गिरेगा, और अभी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने की काफ़ी अच्छे चांसेस है। अभी बात करते थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर। मैंने वोडाफोन आइडिया पे पिछला जो वीडियो बनाया था तब वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस 5 रुपये के आसपास चल रहा था, और मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से वोडाफोन आइडिया की वर्थ, फेयर वैल्यू जो है, मेरे अपने हिसाब से 9 से 10 रुपये के बीच में थी एजीआर लायबिलिटी के साथ।
सो सुप्रीम कोर्ट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको 20 साल या 15 साल का पेमेंट का ड्यूरेशन मिल जाए, और वो उसकी उम्मीद अभी भी बरकरार है, उसमें कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाता है तो ये फेयर वैल्यू में थोड़ा और आगे पुश करूंगा। लेकिन एट दिस पॉइंट मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया की फेयर वैल्यू 9 से 10 रुपए के आसपास है, जिसपे वो ऑलरेडी ये शेयर प्राइस आ चुका है। पहले 5 रुपए के आसपास था, अभी पिछले एक महीने में काफी सारे मूवमेंट उसमें आ गया है, और वो ऑलरेडी 10 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इस पॉइंट से आगे उसका क्या हो सकता है, तो इस पे मैं अपनी थोड़ी ओपिनियन में शेयर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया अगर ये सुप्रीम कोर्ट का 15 साल का उनको ड्यूरेशन मिल जाता है, और आगे वो धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर करती जाती है, तो अगले 2 साल में यानी कि जून 2022 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी फेयर वैल्यू ऑलमोस्ट 25 to 30 रुपीज के रेंज में आसानी से हो सकती है। 25 to 30 रुपीज यानी कि इस पॉइंट से 10 रुपए के पॉइंट से दो गुना से 3 गुना के रेंज में जाएगी। ओके, 2.5 to 3 टाइम्स के रेंज में जाएगी। इसमें अभी भी काफी अच्छा चांस है कि एप्रिसिएशन होने का अगले 2 साल में। याद रखिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा कि ये शेयर प्राइस भागते भागते 50 या 100 रुपए पे चला जाएगा। इसके काफी सारे रीजंस है, उनके ऊपर काफी कैश फ्लो का बर्डन है जो उनको एजीआर की तरफ देना पड़ेगा, और दूसरा उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपैरेटिवली जियो या एयरटेल के मुकाबले वीकर है, और ये हो सकता है कि वीकर ही रहेगा। सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के चांसेस आने के लिए उनको 3-4 साल या 5 साल का ड्यूरेशन लग सकता है। तब तक वोडाफोन आइडिया थोड़ा बहुत वीक पोजीशन में ही रहेगा। 5 साल बाद हो सकता है कि कंपनी अच्छे फाइनेंशियल कैश प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, और एजीआर लायबिलिटी को कंफर्टेबली हैंडल करके उनके पास उनका नेटवर्क एक्सपांड करने के लिए वगैरह भी पैसा बचेगा। तो उस वक्त हम लोग देखेंगे कि कंपनी का शेयर प्राइस हो सकता है काफी ज्यादा हो। लेकिन फिलहाल इस वक्त अगले 2 साल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 25 to 30 के रेंज तक जा सकता है, उससे बहुत ज्यादा आगे भागने की मेरी उम्मीद नहीं है।